कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। बहुत 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 शुभकामनाएं धनतेरस की। और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के किसानों के लिए कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना। बुढ़मू में BAU के वैज्ञानिकों ने मनाया प्रक्षेत्र दिवस। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग तथा भूमि संरक्षण विभाग गुमला द्वारा जिले के किसानों के लिए कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ उठाने के लिए किसान जल्द से जल्द जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में अपना आवेदन दें। विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मक्का अनुसंधान परियोजना के तहत बुढ़मू प्रखंड के खखरा गांव में प्रक्षेत्र दिवस मनाया। इस दौरान बिना जुताई किए कॉर्प प्लांटर की सहायता से गुणवत्तापूर्ण मक्का का प्रत्यक्षण करके किसानों को इस विधि की जानकारी दी गई। वैज्ञानिक दल में डॉक्टर M चक्रवर्ती, डॉक्टर CS सिंह, डॉक्टर HC लाल, डॉक्टर सूर्य प्रकाश, डॉक्टर कृष्णा प्रसाद और डॉक्टर नूतन प्रसाद ने किसानों को इस विधि से फसल लगाने से होने वाले लाभ के बारे में बताया। चूजों के पंख बहुत छोटे होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। इस वजह से जाड़े के मौसम में उन्हें ठंड से बचाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए चूजों के आवास में हावर या हीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। जो पशुपालक भाई मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं, वे जाड़े के मौसम में चूजों को ठंड से बचाने के लिए आवास को गर्म रखने की पूरी व्यवस्था रखें। जाड़े के दिनों में जब भी चूजा लाए तो पूर्ण रूप से अपने घर के चूजों के रखने के लिए आप घर की व्यवस्था अच्छी तरह से साफ सफाई करके चूना लगा करके डालें। और इस चीज़ का निश्चित रूप में व्यवस्था रखें कि आप चूजों को गर्मी देने के लिए होवर का इस्तेमाल करें। साथ में बल्ब लगाते हैं तो बल्ब से करें। और अगर बल्ब में ज़्यादा ठंड हो जाए जैसे कि दिसंबर में या जनवरी में तो उस समय आप हीटर से भी कमरे को गर्म करें ताकि चूजों की मृत्यु दर को ठंड से कम किया जा सके। अन्यथा क्या होता है कि जाड़े के दिनों में मुर्गी के चूजों में मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाती है और इससे बचाव करने से ही आपको मुर्गी पालन में आगे लाभ हो सकता है। बाजार में जरबेरा फूल की बहुत अच्छी मांग है। अपने राज्य के किसान जरबेरा फूल की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए जरबेरा के उन्नत प्रभेद डायना, ग्लोरिया, GBR1 या GBR5 लगाएं। नवंबर महीने तक जरबेरा फूल लगाया जा सकता है। वैसे सालों भर खुली धूप में इसकी खेती की जा सकती है। किसान जरबेरा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए डायना, ग्लोरिया, रोजेटा, प्रेसिल, GBR1 या GBR5 लगाएं। इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता औसतन 8 से 10 लाख फूल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान कृषि यंत्र मल्टी क्रॉप थ्रेसर की मदद से धान, गेहूं जैसे कई फसलों की कटाई और दौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1.5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम आपकी मुलाकात कामयाब किसान लाल किशोर महतो से करवाने जा रहे हैं, जो ड्रिप इरिगेशन विधि से फूल गोभी की खेती कर रहे हैं। आनंदी गांव के रहने वाले लाल किशोर महतो अपनी खेती में आधुनिक तकनीकों को शामिल करके न सिर्फ बेहतर उपज प्राप्त करते हैं बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। फिलहाल ये 2 एकड़ खेत में टपक सिंचाई विधि से सब्जी फसल फूल गोभी की खेती कर रहे हैं। मैंने ड्रिप इरिगेशन में 1 एकड़ में फूल गोभी का खेती किया है। इसमें करीब 15,000 पौधे हैं और इससे मैं अपना जीविका अर्जन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस 1 एकड़ से हमको करीब 2.5 से 3 लाख रुपया फूल गोभी से आमदनी होगी।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 2800 रुपए से 5000 रुपए, गेहूं 1450 रुपए से 2000 रुपए, चना 3700 रुपए से 4200 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 4600 रुपए से 5500 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 4200 रुपए से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो किसान भाइयों, इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। खरीदारी शुरू है लगता है ना? बिल्कुल। और अब हम जानकारी का सिलसिला शुरू करें। झुमकी बहन, खोलिए अपना पिटारा और फटाफट जानकारी दिलवाइए। तो किसान भाइयों, आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और जानकारी ये है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में शीतोष्ण वातावरण में जो फल की खेती होती है उसको हम कैसे करें और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वो कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर आज हम जानकारी लेंगे। और इस विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास दास जी। तो आइए लेते हैं ये जानकारी। आज हमारे बीच हैं अनुसंधान केंद्र प्लांडू के वैज्ञानिक डॉक्टर विकास दास। डॉक्टर साहब, सबसे पहले प्रश्न है कि शीतोष्ण फल क्या है? ऐसा है, सभी फलों का एक जलवायु रिक्वायरमेंट होता है। कुछ कुछ फलों का जो गर्मी वाले जगह में अच्छे होते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छा होते हैं और कुछ फल ऐसे होते हैं जो
थोड़ा ठंडा वाला जो इलाका होता है उसमें उन फलों का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छा होता है। उन फलों के लिए कुछ दिन के लिए ठंडा का ज़रूरत पड़ता है। जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 4 महीने में अगर सफिशिएंट ठंडा उस पौधे में मिल जाता है तो उसमें सफिशिएंट फूल आ जाता है। तो ऐसे कुछ फलें हैं जो झारखंड में जितना ठंडा होता है उन ठंड में हो सकता है, तो इनको हम लोग शीतोष्ण फल बोलते हैं। इसमें कौन कौन से फल आते हैं जिसकी हम लोग यहाँ खेती की जाए? जैसे शीतोष्ण फलों में तो बहुत सारे फल आते हैं। जैसे हमारा जो सबसे पॉपुलर क्रॉप हो गया, एप्पल हो गया या नाशपाती हो गया या पीच हो गया। लेकिन जिन फलों का झारखंड में अच्छी तरह से खेती हो सकता है, जिसका संभावना बहुत अच्छे हैं, उन फलों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है नाशपाती, पर्टिकुलरली लो चिलिंग नाशपाती कुछ मिलता है, और सतालू ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और स्ट्रॉबेरी। ये 3 क्रॉप है। अभी तक ये परीक्षण से देखा गया है कि इसका व्यावसायिक रूप से खेती झारखंड में अच्छी तरह से हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप किसानों को बताएं कि इसकी खेती कैसे करें, किस समय करें? ऐसा है, ये जितने भी शीतोष्ण फलें होते हैं, पर्टिकुलरली जो नाशपाती हुआ या सतालू हुआ, इसका जो लगाने का समय होता है ये दिसंबर जनवरी के महीने में लगाया जाता है, जब जिस जमा में कि पौधा सुसुप्त अवस्था में रहता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये सही किस्म का पौधा लगाना। जो नाशपाती में देखा गया है कि हम लोग अगर जो नेतरहाट सिलेक्शन एक वैरायटी है जहाँ पे जिसका आप जो उत्पादन रांची या उसके आसपास के इलाका जैसे गुमला हुआ या खूंटी हुआ, जहाँ पे थोड़ा ठंडा ज़्यादा होता है, उन जगहों में इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो सतालू में जो सबसे अच्छा किस्म देखा गया जिसका उपजाऊ अच्छा होता है, उसमें इम्पोर्टेंट होता है साने पंजाब और फ्लोरिडा सन। ये 2 वैरायटी का प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। स्ट्रॉबेरी में एक बहुत अच्छा वैरायटी जिसका नाम है डॉगलस, जिसका यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। तो इन पर्टिकुलर जो हमारा नाशपाती और सतालू लगाने के लिए, जैसे मैं बताया कि ये दिसंबर जनवरी के महीना लगाया जाता है, तो इसको लगाने के लिए पौधा जो होते हैं ये बेयर रूटेड पौधा लगाया जाता है। पर्टिकुलरली जिस पौधा को हम लोग बिना मिट्टी के साथ पौधा को हम लोग ला सकते हैं नर्सरी से, और इसको ला के पौधा को लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए सही जो दूरी है ये 5 मीटर बाई 5 मीटर होता है, और प्रति गड्ढा हम कम से कम 2 फीट साइज़ का गड्ढा बनाया जाता है, और प्रति गड्ढा हम कोशिश करें 5 से 10 किलो तक कम से कम सड़ा हुआ अच्छी तरह से बना हुआ वर्मी कंपोस्ट डाल दें, और कम से कम आधा किलो उसमें हम लोग DAP डाल दें, और चूना लगभग 1 किलो अगर डाल देते हैं और उसको पौधा को लगाते हैं, तो ये देखा गया है कि यहाँ के कंडीशन में लगभग 3 साल के बाद सतालू में फल आना शुरू हो जाता है, और जो नाशपाती होता है उसमें 5 से 6 साल बाद फल आ जाता है। तो अगर इस टाइप से पौधा सही दूरी में लगाते हैं और सही समय में लगाते हैं और सही किस्म लगाते हैं, तो किसान भाई इससे बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर 1 हेक्टेयर में करना चाहे किसान भाई तो कितने पौधे की आवश्यकता होंगी, और वो पौधा कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे? जैसे बताया कि इसको क्योंकि हम लोग 5-5 मीटर की दूरी में नाशपाती और सतालू को लगाते हैं, तो 1 हेक्टेयर में अगर कोई किसान भाई लगाना चाहते हैं तो 400 पौधा प्रति हेक्टेयर इसमें लगता है। जो किस्मों का बात किया मैं, इन किस्मों का पौधा प्लांडू स्थित हमारे इस केंद्र में उपलब्ध है। स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए स्ट्रॉबेरी को हम लोग जनरली बेड में लगाते हैं, और उसको प्रति स्क्वायर मीटर में लगभग 8 पौधा के आसपास लगता है। इसको हम लोग रनर के माध्यम से लगाते हैं, और ये रनर कुछ सीमित मात्रा में हमारे केंद्र में भी उपलब्ध है, क्योंकि धीरे धीरे झारखंड में लोग इसका करना शुरू किए हुए हैं। तो झारखंड के पर्टिकुलरली जो ठंडा वाला इलाका है, जैसे नेतरहाट इलाका है, उन इलाकों में इसका खेती बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। किसान लोग अभी इसका खेती शुरू कर चुके हैं। तो उन इलाका में अगर किसान लोग पर्टिकुलरली स्ट्रॉबेरी का ज़्यादा उस एरिया में लगाते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। डॉक्टर साहब, आप किसानों को बताएं कि इनसे मतलब अगर इनकी खेती करते हैं तो उनको आर्थिक लाभ मतलब कैसा होगा, कितना मुनाफा हो पाएगा? ये देखा गया कि एक जैसे बताया कि लगभग 3 साल बाद सतालू में फल आना शुरू हो जाता है, और सतालू में एक अगर पेड़ अच्छा मतलब बढ़ा हुआ पेड़ रहता है तो एक पेड़ में कम से कम 50 किलो फल रहता है, उपज निकलता है प्रति वर्ष। तो अगर 400 पौधा प्रति हेक्टेयर होता है तो 20,000 किलो फल इसमें निकलता है। तो किसान भाइयों को कम से कम 1 हेक्टेयर से वो लोग को लगभग 1.5 लाख रुपया तक का फल वो लोग बेच सकते हैं। उसमें अगर हम लोग मेंटेनेंस खर्चा लगभग 50,000 भी उसमें माइनस करें तो 1 लाख रुपया का नेट मुनाफा उनका प्रति हेक्टेयर आ सकता है। और सबसे खासियत इसका ये जो खासियत ये है कि ये
जो क्रॉप है बहुत हार्डी क्रॉप है। इसको देखभाल करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का, बहुत ज़्यादा स्प्रे करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो हमारे जो टाण ज़मीन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ खेतीबाड़ी नहीं कर पाते हैं, जो हमारा जनरली खाली रहता है या जिसमें हम लोग केवल एक गोड़ा धान करके साल भर खाली रखते हैं, उन जगहों का इस पेड़ से हम लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नाशपाती और सतालू जो है, उसको हम लोग जो हमारे टाण ज़मीन है, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी का साधन जहाँ पे नहीं है, उन जगहों का अच्छी तरह से इस्तेमाल इन क्रॉप से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और किसान भाई इसके अलावा जो लगाए हैं, जिनके यहाँ खेत में लगा हुआ है, तो और क्या सावधानी बरतें ताकि उनकी गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़े? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखा गया कि रांची के आसपास में बहुत लोगों के घर में, पर्टिकुलरली जो सतालू पौधे बहुत लोगों के घर में अभी भी है, लोग सतालू का यहाँ पे खेती पहले से करते आ रहे हैं। सतालू जो क्रॉप है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप, प्रूनिंग को बहुत रेस्पॉन्ड करता है, यानी जो कृंतन विधि को बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करता है। तो कृंतन करने का, जो काटने का, डालिया को काटने का जो समय होता है, वो दिसंबर के महीने में होता है। जिनके पास सतालू का पौधा है, वो दिसंबर के महीने में अपने डाली को कम से कम आधा लंबा, जितना ही डाली उसका लंबा जो कल्ले निकले हुए हैं, उसको आधा लेंथ में अगर काट लेते हैं, तो उसके बाद उसमें फूल जो आएगा, वो जो भी नया डाली उस आएगा, उसके ऊपर फूल आएगा और ज़्यादा स्वस्थ फल उसमें होगा, ज़्यादा गुणवत्ता वाला फल होगा। तो इस उपाय से जो जिनके पास पेड़ है, वो लोग अपने पौधा से ज़्यादा फल ले सकते हैं। किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। जिनके घर में अगर पौधे लगे हुए हैं, तो कटाई छटाई का प्रयोग ज़रूर करें। कटाई छटाई से जो है आपकी जो है उत्पादकता बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाई, जोहार। चलिए, ये जानकारी तो बहुत ही बढ़िया थी। दूसरी जानकारी आप क्या देने वाले हैं हमारे किसान भाई बहनों को, या कारू दादा के पास जाना है हमें? हमें लगता है कि कारू दादा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। किसान भाइयों, तो हम चलें कारू दादा के पास? चलिए, चलते हैं कारू दादा के पास। चलिए, आइए। अरे देखिए, कारू दादा, जोहार जोहार जोहार। कहाँ से चले ला रहे हैं? बस वही बाजार जाने का तैयारी कर रहे। धनतेरस है ना आज। अरे तो सबसे पहले धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आप सबको भी और हमारी तरफ से दर्शकों को भी। और सुनाइए, क्या हालचाल है? खेती बाड़ी कैसा चल रहा है? पशुधन लोग कैसा है आपका? सब वो तो सब ठीक है। लेकिन अब देखिए, बात ये है कि जाड़ा का जब मौसम आ रहा है, तो जब जाड़ा का मौसम आ रहा है, तो इसमें हर तरह से चीजें बदल जाती हैं। बिल्कुल। खान पान, खान पान सब बदलता है। बिल्कुल। तो पोषक तत्व में भी बदलाव आता है। तो अब मेरे पास तो पशु है, जान रहे हैं। जब हम ग्रीष्म काल में इसके पोषक तत्वों पर ध्यान देते हैं, तो जब जाड़ा आ रहा है, तो जाड़ा के मौसम में पशुओं में जो पोषक तत्व का कैसे व्यवस्था करना है, क्या किया जाए, कैसे उसका ये किया जाए, उसके बारे में बताइए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी लेनी चाहिए। और हमारे किसान भाइयों से भी हम कहेंगे कि जाड़े का मौसम है, और जाड़े के मौसम में अपने पशुओं के खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, तो क्यों ना इस विषय पर जानकारी देने के लिए हम लिए चले अपने किसान भाई बहनों को हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी के पास। तो आइए। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में आए हुए हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, जो पूर्व विभागाध्यक्ष हैं पशु पोषण विभाग में। आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि जाड़े के मौसम में पशुओं में पोषक तत्व का क्या महत्व है। इसी विषय की जानकारी हासिल करते हैं डॉक्टर साहब से। तो सबसे पहले हम हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जाड़े के मौसम में पशुओं के आहार की कुछ अलग व्यवस्था होती है, या वही जो पहले से देते आ रहे हैं वही व्यवस्था रहेगी? किसान भाइयों, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जाड़े के मौसम में, जैसा कि आप भी जानते होंगे, कि बाहर का वातावरण जो है वो कम रहता है, और पशुओं के शरीर से इसीलिए ताप का जो है, एनर्जी, ऊर्जा का जो है वो ह्रास ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बदलाव ऐसा होना चाहिए कि ताकि उसको उसके पोषण से जो भी आहार आप देते हैं, उससे अधिक ऊर्जा उसको मिले। ये बदलाव ज़रूर होता है, और इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी, हमको बताएं डॉक्टर किसान भाइयों को कि कुछ पशु जो है कम दूध देती है, कुछ पशु ज़्यादा दूध देती है, तो क्या दोनों के आहार व्यवस्था एक ही रहेगा कि कुछ उसमें अंतर होता है? आहार व्यवस्था जहाँ तक जाड़े के मौसम को देखते हुए अगर आप ये कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो एक रहेगा। लेकिन चूंकि कुछ दूध कम देती है सामान्य रूप से, और कुछ अधिक दूध देने वाली है, तो अधिक दूध देने वाली को पौष्टिक तत्व भी और ऊर्जा भी अधिक मात्रा में चाहिए। इसलिए उनका ख्याल हम लोगों को उनका आहार बनाने का ख्याल उसी हिसाब से हम लोग को करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक क्वालिटी की बात है, वो बिल्कुल वही होना चाहिए। मात्रा जो है वो कम बेसी होना चाहिए। हाँ, मात्रा कम बेसी होना चाहिए।
क्योंकि उनकी आवश्यकता कम है, जो कम दूध दे रहे हैं। जो अधिक दूध दे रहे हैं उनके पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता अधिक है। तो उस चीज़ को जो भी हम आहार दें, जैसे दाना मिश्रण हम दे रहे हैं, तो दाना मिश्रण में उन सारे चीज़ों का समावेश होना चाहिए, तभी वो आप उसकी दुधारू पशु की उत्पादकता और निरंतरता बनी रहेगी। तो क्या किसान भाई जो दाना बनाना चाहते हैं तो वो मिश्रण किस प्रकार से बनाएंगे और किन किन बातों पर विशेष ध्यान देंगे ताकि वो अच्छा से अच्छा दाना बन सके और दुधारू पशु के लिए लाभदायक सिद्ध हो? किसान भाइयों, ऐसा है कि दाना मिश्रण का पशुओं के आहार में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए महत्व है कि ऐसे आप जानते हैं दुधारू पशु का पेट बहुत बड़ा होता है, कोई ऐसा चीज़ जो सस्ता भी हो, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो आप चारा भी उसको देते हैं, सूखा चारा भी देते हैं, हरा चारा भी देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि उसकी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए दाना मिश्रण, खास करके दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण देना बहुत ज़रूरी है। दाना मिश्रण की जब हम बात करते हैं तो ये भी ध्यान में रखिए कि कोई एक ऐसा दाना या कोई एक ऐसा अनाज या उसका बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिससे कि पशुओं की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। किसी में कोई पोषक तत्व अधिक है तो किसी में दूसरा अधिक है। इसलिए हम लोगों को एक जो मिश्रण है वो ऐसे चीज़ को चुनना चाहिए कि पशुओं के शरीर की उसके वजन के हिसाब से जो भी आवश्यकता है वो सारा चीज़ पूर्ण हो जाए। अब इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, साथ साथ चूँकि बहुत महंगा दाना मिश्रण महंगा हो जाता है, तो महंगा के साथ साथ हम लोग को ये भी रखना होगा कि भाई जो चीज़ स्थानीय रूप से उपलब्ध है उसको अगर आप देते हैं तो वो थोड़ा सस्ता होगा और थोड़ा सा अच्छा रहेगा। लेकिन कोई एक चीज़, जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है। इसलिए कई चीज़ों का समावेश करना पड़ता है ताकि उसके जैसे शरीर की आवश्यकता, ऊर्जा भी पूरी हो जाए, प्रोटीन भी पूरा हो जाए और उसके शरीर का लवण जो है, मिनरल जिसको कहते हैं, बहुत तरह का मिनरल है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एक चीज़ की भी कमी हो जाने से, जैसे आप अपने आसपास अक्सर देखते होंगे कि जो पशु है वो चर रहा है, घास छोड़ करके वो कभी कागज़ खाने लगता है, कभी कपड़ा खाने लगता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? उसे आप मान लीजिए कैल्शियम दे रहे हैं, उससे वो नहीं है, लेकिन उसके भोजन में, उसके दाना मिश्रण में या और हरे चारे में कहीं ना कहीं फास्फोरस की कमी है। इसीलिए हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि सारे चीज़ों का समावेश, खास करके ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज लवण, इन सारे चीज़ों का समावेश लेते हुए ही आपको दाना मिश्रण तैयार करना चाहिए। तो वैसे किसान भाई जो वैसा दाना नहीं खिला पाते हैं तो इससे हमारे पशुओं पर क्या असर पड़ता है और इसके लिए वो क्या अलग से व्यवस्था करे ताकि वो चीज़ उनका पूर्ण हो सके? किसान भाई, ऐसा है कि अगर आप दुधारू पशुओं की बात करते हैं तो दाना मिश्रण उनके लिए एक अति आवश्यक चीज़ है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अब रही बात कि वो महंगा तो पड़ता है और उससे आप जानवर का पेट नहीं भर सकते हैं, अन्यथा आपको लाभ के बजाय हानि होने लगेगा। तो जाड़े के मौसम अभी है, अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी मात्रा बनाए हम दाना मिश्रण उत्तमता का ध्यान रखते हुए, उसके क्वालिटी का ध्यान रखते हुए, लेकिन अभी के मौसम में आप उसकी मात्रा ज़रूर कम करके अपने खर्चे को घटा सकते हैं। मात्रा कम करने का क्या है कि अभी दलहनी चारा बहुत सा उपलब्ध है जाड़े के मौसम में, बरसीम है, लूसर्न है, काउपी है, ये सब चीज़ है। अगर आप इसकी मात्रा बढ़ा दें तो दाना मिश्रण की मात्रा को घटा भी सकते हैं, और अगर वो घट जाएगा तो निश्चित रूप से वो उसमें आपको आर्थिक रूप से बचत होगा और वो आपको फ़ायदा होगा, इस पर खर्च कम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, अगर किसान भाइयों को थोड़ा सा बता दें कि दाना मिश्रण जो बनता है तो उसमें क्या क्या मिश्रण होता है, संक्षेप में थोड़ा बताएंगे उसको। ऐसा है किसान भाई, ऊर्जा की बात हम कर रहे थे, तो मकई का दर्रा आप देते हैं। मकई का दर्रा किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं कि उसमें अधिकतम ऊर्जा होती है। हाँ, उसके बाद आपको शरीर के आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन भी उससे मिलना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप कई तरह का खल्ली बाज़ार में उपलब्ध है, बादाम की खल्ली है, सरसों की खल्ली है, इसको देने से प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। उसके अलावा चूँकि दुधारू है, इसके पशु है, इसलिए उसको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पिसा हुआ चूना का पत्थर जो है वो उसको देते हैं। उसके अलावा और लवण देते हैं, साधारण लवण, जो आमतौर पर किसान भाई नहीं खिलाते हैं लेकिन खिलाना चाहिए, तो क्योंकि सोडियम पोटासियम, उसमें सोडियम भी बहुत होता है। उसके बाद जो है सो आपको प्रति 100 किलोग्राम, मतलब 1 क्विंटल दाना अगर आप बनाते हैं तो उसमें 20 से 25 ग्राम विटामिन भी ज़रूरी है। विटामिन अति अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन वो अत्यावश्यक चीज़ है, क्योंकि उससे पशुओं को निरोग रहने में मदद मिलती है और कई तरह की जो सूक्ष्म आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके, और भी बहुत सारा चीज़ है, आप जैसे कि
ये तो मोटा मोटी हमने बताया। हाँ, अनाज के बदले उसका कोई बाई प्रोडक्ट भी है, उपजात जिसको कहते हैं, वो चोकर भी दे सकते हैं। चोकर देते ही हैं, उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इन सारी चीज़ों को मिला करके आप बना सकते हैं। कई तरह का फार्मूला जो है, कई तरह का सूत्र जो है, वो आपको विशेषज्ञ इसकी जानकारी देंगे। आप अगर बनाना चाहते हैं तो कई तरीके से बन सकता है। एक चीज़ चलते चलते हम लोग जानकारी चाहेंगे कि क्या पुआल और भूसा पर भी भैंस अपने जानवर पर रख सकते हैं? अगर वो दुधारू पशु नहीं है तब तो आप उसको भरपेट जो है पुआल और भूसा और कुछ जो कि 7-8 घंटा चरने के लिए, कम से कम 6 घंटा चरने के लिए छोड़ दें तो वो उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। लेकिन अगर दुधारू पशु है तो सिर्फ पुआल या भूसा खिला करके आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको दूध की उत्पादकता बनी रहेगी। हाँ, इसकी ये भी अच्छा है, उसमें कुछ है भी नहीं। भूसा में प्रोटीन जो है तो नहीं के बराबर है, और ऊर्जा भी कम है, तो उसमें उसकी भी पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। उसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए आपको उसमें यूरिया से, जो साधारण यूरिया खाद में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उस यूरिया से उसको उपचारित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको चेतावनी देना चाहेंगे कि आप अपने से यूरिया से उपचारित करने की कोशिश न करें। उसकी पूरी जानकारी विशेषज्ञ से प्राप्त करके कैसे किया जाता है तभी करें। हाँ, तो चलिए, डॉक्टर साहब ने एक अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से अपने दुधारू पशुओं की देखभाल करें, उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए थे, अच्छी जानकारियाँ दी हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये जानकारी काफ़ी अच्छी थी और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो इस जानकारी से काफ़ी लाभ बिल्कुल। तो अब क्या इरादा है जिनकी बात? एक छोटी सी जानकारी और है, आप अगर अनुमति दें तो वो भी दिलवा दें हमारे किसान भाई। बिल्कुल। तो चलिए किसान भाई बहनों, चलते हैं हम लोग IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रह सकते हैं और बारिश होने की संभावना नहीं है। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। किसान भाई इस समय सरसों की खेती कर सकते हैं। सरसों की अनुशंसित किस्म शिवानी, वरुण, पूसा गोल्ड में से किसी एक ही किस्म को लगाएं। तीसी की खेती के लिए किसान भाई खेत की तैयारी शुरू कर दें। अगले 2 दिनों तक अपने फसल में किसी भी दवा का छिड़काव साफ मौसम को देखते हुए करें। हम लोगों ने IMD पुणे से भी जानकारी प्राप्त कर ली। छोटी जानकारी थी लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी किसान भाइयों, और हम चाहते हैं कि जो भी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हैं, इस जानकारी को आप ले करके उसको अपनी खेतीबाड़ी में उसका प्रयोग करके आप जो आर्थिक स्थिति है जो आपकी, वो सुदृढ़ हो सकती है और सफल किसान भी बन सकते बिल्कुल हैं। आप बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक छोटी जानकारी और मोटी जानकारी भी है। कौन सी भाई? कौन सी? जी, हमारा पता नहीं बताएंगे अपने किसान भाई बहनों को? वो पता आप बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। चलिए फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834-001। तो रहेगा हमें इंतजार आपके खतों का। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।